नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। वैसे तो जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उन तक ये खबर कल पहुंचा दी है मैंने। अगर आपने कल वाली मेरी वीडियो देखी है टाटा स्टील की तो आप ये वीडियो यहीं पे स्किप कर दें, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है क्योंकि सेम अपडेट है कहीं ना कहीं, और ये कल के सेशन में कैसा परफॉर्म कर सकता है इसके बारे में बात करने वाला हूं मैं आप सभी के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज यार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में बात करूं तो ये मेटल काउंटर्स में अभी इन स्टॉक्स के लिए, मेटल काउंटर्स के लिए, पूरे के पूरे मेटल स्टॉक्स के लिए कुछ खबरें चल रही हैं बहुत बड़ी ग्लोबली, भारत से नहीं बाहर से, क्योंकि एनर्जी के प्राइस जो है वो इतनी तेजी से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं कि क्राइसिस हो रहा है भाई। एनर्जी क्राइसिस हो रहा है कहीं ना कहीं यूरोप में, अगर आप देखें तो बहुत तेजी से ऊपर आए, जिसके चलते काफी सारी कंपनी के प्लांट्स बंद होते हुए दिखे हैं आपको। एंड यही एक रीजन है जिसकी वजह से मेटल काउंटर्स फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। कल के सेशन में, मींस फ्राइडे के सेशन में बात करें तो स्टील स्टॉक्स की बात है तो केवल स्टील की बात करते हैं, कॉपर की बात नहीं करता। अगर मैं टाटा स्टील की बात करूं तो यूरोप में इनके प्लांट्स हैं कुछ, एंड जेएसडब्ल्यू स्टील के भी कुछ प्लांट्स हैं। तो इन दो कंपनीज के लिए एक खबर भी आई। आर्सेलरमित्तल जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, वो बंद होता हुआ दिख रहा है स्थायी रूप से, क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस इतने ज्यादा हैं। उनकी कमेंट्री आप सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो ज्यादा हो रहा है और डिमांड की कमी है, इसी वजह से हम लॉस में आ रहे हैं, तो हम बंद कर रहे हैं प्लांट। तो मतलब परमानेंटली नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए, तो उन्होंने बंद कर दिया है। अब इससे टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील को क्या फायदा होगा, क्वेश्चन मार्क ये है। बिल्कुल होगा, बट अगर आप दूसरे नजरिए से देखें तो ये लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्टील स्टॉक्स पे काफी ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है कंपनी सरकार ने। ये एक रीजन है कि ज्यादा अच्छी खबर भी नहीं है इनके लिए। अगर वहीं एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं होती तो बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि वहां से जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं रुक गई है। और डिमांड तो वैसे कम है, लेकिन है तो सही। अब जब सप्लाई नहीं होगी, डिमांड कम होगी, तो सप्लाई भी कम, डिमांड भी कम, यानी कि मैच हो जाएगा। तो इस बीच में टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील को अच्छा फायदा हो सकता था, लेकिन नहीं हो रहा, क्योंकि यूरोप में इन्हें खुद प्रोड्यूस करना पड़ेगा तब बेचेंगे। तो इनके लिए भी प्रोडक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं जो एनर्जी के दाम है वो बहुत ऊपर है, इनके लिए भी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो उससे इंपैक्ट पड़ेगा। बट हल्का फुल्का आप देखें ओवरऑल तो थोड़ा स्लाइडली पॉजिटिव ही लेके चलें। इस बीच में अगर ये सरकार खबर दे दे कि भाई हम एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा रहे हैं तो तूफानी तेजी आ सकती है। अगर नहीं हटा रहे हैं तो कम ही कर दें। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे ना तो भी इन स्टॉक्स को बहुत राहत मिलेगी, और जिसकी उम्मीद हम लोग ऐसा करके चल रहे हैं कि हो सकता है कि जल्दी ही एक्सपोर्ट पे जो ड्यूटी लगा रखी है सरकार ने वो कम होती हुई आपको दिखे। लेकिन खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये तो मेरी तरफ से पूरी आपके लिए जो राय है वो निकल के आ रही है, जो कि आउटलुक बन रहा है इस तरीके का। कंपनी की बोर्ड मीटिंग है लगभग 14 सितंबर को, जहां पे कंपनी इशुएंस ऑफ अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स यानी एनसीडी कहीं ना कहीं रिलीज कर सकती है, अप्रूव हो सकता है। अगर एनसीडी आती है तो इसमें क्या होता है, कंपनी जो डिविडेंड आपको पे करती है, लाइक एनसीडी दो तरीके की होती है, एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड नाम से ही समझ रहे हैं कि वो अनसेफ है, सिक्योर्ड यानी सेफ। तो कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 14 सितंबर को, एनसीडी को कहीं ना कहीं इशुएंस ऑफ अनसिक्योर्ड यानी इशू कर सकती है एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। इससे क्या होगा कि कंपनी जो आपको डिविडेंड पे कर रही है वो पैसा खुद ही रख लेगी एंड उसके बदले आपको एनसीडी यानी दे देगी, जिससे जितने भी शेयर्स होंगे उसी रेशो में आएगी। अब उसको आप चाहें तो ओपन मार्केट में बेच भी सकते हैं, अगर नहीं भी बेच पाएंगे तो कोई नहीं, उस डिविडेंड के पैसे पे आपको ब्याज भी मिलेगी। अब कितने समय के लिए होता है, कितने परसेंट पे ब्याज मिलती है, वो सब देखने वाली बात होगी। बाकी फ्राइडे के सेशन में इस स्टॉक में कुछ मल्टीपल ब्लॉक्स ट्रेड भी होते हुए दिखे थे। लगभग 23.4 करोड़ का एक ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि 105.8 रुपीज के भाव पे हुआ था। मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैं कंटिन्यू इस स्टॉक पे निवेश के लिए सलाह दे रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बाइंग की रिकमेंडेशन है वो अराउंड 95 to 100 के लेवल्स के आसपास है। तो लोग कहते हैं भाई आप काफी दिनों से कह रहे हो कब आएगा ये, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरा व्यू अगले 1 से 1.5 साल का है। क्या 1 से 1.5 साल हो गया? अगर मैं अगले 6 महीने में भी अगर मुझे 95 मिलता है तो मैं तो नीचे ही खरीद लिया ना यार। आप बेशक ये स्टॉक 120 पे पड़ा रहे 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, अगर एक बार भी ये स्टॉक 100 रुपीज पे आ गया तो मैं तो, मेरे लिए तो लेवल बन गया ना। अब मैं पता चले 110 पे लेके बैठ गया 1 साल के व्यू से, अब मैं 1 साल में एक बार 95 देख रहा हूँ, फिर अगली बार दोबारा 120 देख रहा हूँ। इससे अच्छा है वेट कर लो ना यार थोड़ा। अगर पैसा बनाना है तो समय
कहीं ना कहीं दोनों तरीके से ही वेट करना आना चाहिए आपको, टारगेट के लिए भी एंड अपने बाइंग प्राइस के लिए भी। अगर आप एक प्रॉपर ट्रेडर हो तो फिर आपको एक एसएल मेंटेन करना चाहिए, सिंपल सी बात है। अभी टाटा स्टील की बात करें तो एक तो 14 सितंबर को हमें ध्यान देना होगा कि क्या होता है बोर्ड मीटिंग में। एंड सेकंड थिंग, ये स्टॉक ट्रेडर के लिए भी नो ट्रेड जोन में, क्योंकि 113 के ऊपर ब्रेकआउट होगा एंड नीचे भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं 104 के नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो 104 के एसएल से बाय करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक, अभी कोई मूव देने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरे हिसाब से नो ट्रेड जोन में इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए, निचले लेवल पे खरीदना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो की टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।